Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita. गाइज आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे देश में जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उन्हें क्रूएल्टी से बचाने के लिए एक अलग ही कैटेगरी का अपराध बनाया हुआ है जो पहले आईपीसी में सेक्शन 498A हुआ करता था और अब वैसा ही सेम अपराध आपको भारतीय न्याय संहिता में भी देखने को मिलता है। ठीक है, यह अपराध सिंपल भाषा में यह कहता है कि अगर किसी भी शादीशुदा महिला को उसके पति या पति के घर वालों के द्वारा परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ क्रूएल्टी की जाती है तो वो महिला इन सभी लोगों के खिलाफ क्या कर सकती है, क्रूएल्टी का केस फाइल कर सकती है। तो ये अपराध एक चीज तो क्लियर कर देता है कि जो शादीशुदा महिला होती है ना, सिर्फ वही इस केस को फाइल कर सकती है। लेकिन आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जो केस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं वो ये सवाल खड़ा करता है कि अगर मान लेते हैं कोई महिला है, ठीक है, अब उसने तो भाई शादी कर ली है लेकिन उसकी ये जो शादी है उसे कानून नहीं मानता है, उसे कानून नहीं रिकॉग्नाइज करता है, मतलब उसकी इस मैरिज को एक लीगल और एक वैलिड मैरिज के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो क्या ऐसी शादियों की जो महिलाएं होती हैं, जो शादीशुदा लेडीज होती हैं, क्या वो भी क्रूएल्टी का केस फाइल कर सकती हैं अपने पति या पति के घर वालों के खिलाफ? तो इसी चीज को आज के सेशन में हम क्या करेंगे, समझेंगे। बट बिफोर दैट, तो गाइज अगर आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम यूज करते हैं then you can connect with me on both these social media platforms ताकि आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकें, प्लस सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती रहें। और एक सबसे जरूरी चीज का ध्यान रखिएगा कि 22 तारीख से स्टडी आईक्यू जुडिशरी का एक नया बैच है जिसका नाम है जुडिशरी कॉम्बो बैच, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की, देन आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें प्रीलिम्स टू इंटरव्यू आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। प्लस ये बैच इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों एस्पिरेंट्स के लिए है। बैच की फीस 29,999 है और बैच को ज्वाइन करते वक्त आपको सिर्फ मेरा ये डिस्काउंट कोड याद रखना है, विच इज ARJ, यानी कि मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर। अब देखिए इस केस में बेसिकली हुआ क्या था, एक महिला थी, ठीक है, जिनकी हो गई थी डेथ, मतलब महिला ने जो है यहाँ पे सुसाइड कमिट कर लिया था, ठीक है, और महिला की इस आत्महत्या का, महिला की सुसाइड का जिम्मेदार इनके ससुराल वालों को ठहराया जा रहा था कि भाई ससुराल वालों ने महिला के साथ क्या किया है, उसके साथ क्रूएल्टी की है, उसके साथ हैरेसमेंट जो है वो किया है, जिसके चलते महिला ने आत्महत्या कर ली। तो महिला के ससुराल वालों के खिलाफ सेक्शन 498A का केस चल रहा था, जिसे चैलेंज करते हुए ये लोग कहां पे आए, ये लोग कोर्ट में आए। अब देखिए इसके पहले के कुछ फैक्ट्स इस तरीके के हैं कि ये महिला एक्चुअल में हिंदू धर्म को बिलोंग करती थी, है ना। इन्होंने बाद में इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करके इस आदमी के साथ शादी करी थी, मतलब इनकी जो शादी हुई थी वो इस्लाम रिलीजन में हुई थी, जिसके लिए इन्होंने इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि महिला जब 18 साल से कम उम्र की थी तब उनका इस लड़के के साथ जो है रिलेशनशिप था, है ना। फिर दोनों ही समाज के, दोनों ही धर्म के लोगों को पता चल गया इस रिलेशनशिप के बारे में। तो बात यह तय हुई थी कि जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तो वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेगी, क्योंकि हिंदू थी तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लेगी, और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करके इस लड़के के साथ, जिसके साथ उसका रिलेशनशिप है, उसके साथ इसकी जो शादी है वो करवा दी जाएगी। और वैसा ही हुआ कि जैसे ही लड़की 18 साल की हुई थी उसने इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया और लड़की की शादी करवा दी गई, ठीक है। अब यहां पे होता यह है कि जैसे ही उसकी शादी होती है ना, तो लड़की के जो ससुराल वाले थे, मतलब जो उसका पति था और पति के घर वाले थे, वो लड़की के साथ फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट करने लग गए दहेज वगैरह को लेके, जिसके चलते लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया। तो इसलिए लड़की के ससुराल वालों के ऊपर 498A आईपीसी का केस चल रहा था, जिसे चैलेंज करते हुए ये लोग कोर्ट के अंदर में आए, है ना। अब यहां पे बेसिकली जो हस्बैंड था, ठीक है, तो अब हस्बैंड जो था यहाँ पे हस्बैंड का आके ये कहना था कि भाई हमारे ऊपर ये केस नहीं चलना चाहिए, हमारे खिलाफ ये क्रूएल्टी का केस जो है वो आप नहीं फाइल कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हस्बैंड ने क्या वजह यहाँ पे बताई, हस्बैंड ने क्या रीजंस यहाँ पे दिए। हस्बैंड का कहना था कि भाई मेरी और उस लड़की की जो शादी हुई थी यहाँ पे, वो शादी ही लीगल नहीं थी, वो शादी ही वैलिड नहीं थी, मतलब वो तो क्योंकि हम दोनों का रिलेशनशिप पकड़ा गया था, ठीक है, हम दोनों रिलेशनशिप में है, ये बात बाहर आ गई थी। तो जो दोनों धर्म के लोग थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों जो हमारे कम्युनिटीज थे, ठीक है, इन्होंने आपस में एक अग्रीमेंट करके क्या करवाया था, हमारी शादी करवा दी थी। बट ऐसे अग्रीमेंट करके शादियां थोड़ी ना होती हैं देश के अंदर में, और ऐसी शादी को तो जो है कानून रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, ऐसी शादी को तो कानून लीगल और वैलिड भी नहीं मानता। तो जब हमारी शादी लीगल नहीं थी तो मतलब वो मेरी पत्नी नहीं थी,
ठीक है। और जब वो मेरी पत्नी नहीं थी तो फिर वो 498A का केस कैसे कर सकती है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 498A आईपीसी का केस सिर्फ वही महिला कर सकती है जिसकी प्रॉपर शादी हो चुकी हो यहां पे। तो इसका जो आरोपी है, आरोपी और आरोपी के परिवार वालों का यह कहना था कि भाई हमारी शादी तो एक अग्रीमेंट के भरोसे हुई थी, ठीक है, और अग्रीमेंट से जो हुई शादियां होती हैं उन्हें देश का कोई कानून रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो जब हमारी शादी ही वैलिड नहीं थी, मतलब वो मेरी पत्नी नहीं थी, अब अगर वो पत्नी नहीं थी तो हमारे ऊपर कैसे 498 आईपीसी का केस यहां पे हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा नहीं है, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि भाई एक फैसला है नारायणन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, इस केस पे रिलाय करते हुए कोर्ट ने यहां पे कहा कि देखो, माना कि तुम्हारी शादी लीगल तौर पे कानूनी नहीं थी, आपकी शादी को लीगल और वैलिड वैध नहीं माना जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी ये जो ऐसी झूठी मूठी सी शादी थी, अगर इसमें एक एक्चुअल शादी जैसे ही आप लोग रह रहे थे, भाई रहे तो तुम हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहे थे ना, चलो मान लिया तुम्हारी शादी झूठी थी, ठीक है, बट समाज वालों ने तो तुम्हारी शादी यही सोच समझ के करवाई थी कि भाई हम इन दोनों की शादी ही करवा रहे हैं, दोनों धर्म के लोगों ने आपस में मिलकर तो आपकी शादी ही करवाई थी उनकी समझ से, ठीक है, और उनकी समझ से आप दोनों एक हस्बैंड वाइफ की तरह रह भी रहे थे। अल्टीमेटली जो लड़की है वो तुम्हारे घर में ही मरी है ना, तुम्हारे और तुम्हारे ससुराल वालों के साथ यहां पे रह रही थी। मतलब आपकी शादी भले लीगल और वैलिड नहीं थी, बट उसमें एक लीगल मैरिज जैसा जो है वो ट्रेट था, एक कलर था उसमें लीगल मैरिज जैसा, कि मतलब भले शादी लीगल ना हो बट लीगल शादी जैसे ही तुम रह रहे थे और अपने आप को कंडक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो कोर्ट ने यहां पे कहा कि भाई अगर कोई लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, उनका ये जो यूनियन है ना, उसमें अगर थोड़ा बहुत भी ऐसा लगता है कि भाई लड़का और लड़की एक लीगल मैरिज की तरह ही रह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे भी महिला क्या कर सकती है, सेक्शन 498A आईपीसी का केस जो है वो फाइल कर सकती है। मान लिया हमने कि आपकी ये जो शादी है उसे कानून रिकॉग्नाइज नहीं करता, कानून की नजरों में उसे एक लीगल और एक वैलिड मैरिज नहीं माना जाता है, ठीक है, बट फिर भी वो शादी बाकी आपके समाज वालों के लिए तो एक प्रॉपर शादी ही थी, एक लीगल शादी ही थी, और आप रह भी हस्बैंड वाइफ की तरह रहे थे। मतलब लीगल शादी जैसी कुछ तो चीजें थी ना उस फेक शादी में भी, उस झूठी मूठी अग्रीमेंट वाली शादी में भी, तो यानी कि वो महिला उस शादी से भी क्या कर सकती है, 498 आईपीसी का केस फाइल कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने कहा कि चलो आपकी वो जो शादी झूठी मूठी थी, अग्रीमेंट वाली शादी थी, उस शादी को अभी तो वैलिड ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आप दोनों में से कोई सी भी पार्टी उसे कोर्ट में चैलेंज करते हुए नहीं गई, ये कहते हुए कि भाई शादी को रद्द कर दो, इस शादी को वॉइड डिक्लेयर कर दो, क्योंकि हमने तो प्रॉपर लीगल तौर पे यहां पे शादी ही नहीं की है, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि भाई आपकी शादी को लीगली तो कभी क्वेश्चन ही नहीं किया गया, लीगली कभी किसी कोर्ट में आपकी शादी चैलेंज नहीं हुई है ना, तो अभी जब तक चैलेंज नहीं हुई है तो अभी तो कानून क्या ही मान के चलेगा कि भाई आपकी तो एक प्रॉपर लीगल शादी थी और आप हस्बैंड वाइफ की तरह यहां पे रह भी रहे थे, ठीक है। फिर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में भी बात की, ठीक है, जिसका नाम है रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम एंड अदर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अगर कोई शादीशुदा रिश्ता है जिसके ऊपर लीगल सवाल उठाए जा रहे हैं, शादीशुदा रिश्ते पे लीगल सवाल क्या उठते हैं कि भाई ये शादी ठीक तरीके से नहीं हुई है, ये शादी लीगल नहीं है ना, ये शादी प्रॉपर वैध नहीं है, ये शादी वैलिड नहीं है, इस शादी को कानून रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसी जो शादियां होती है ना जिन पे कानूनी सवाल खड़े हो जाते हैं, उन शादियों की भी जो महिलाएं होती हैं वो 498 आईपीसी का केस फाइल कर सकती हैं। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि अगर आपकी एक लीगल शादी नहीं हुई है, अगर आपकी एक वैलिड वैध शादी नहीं हुई है, अगर आपकी शादी को कानून नहीं भी रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन उस शादी की जो महिला है, जो पत्नी है, वो फिर भी 498 आईपीसी का केस फाइल कर सकती है। तो इसलिए कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, ये चीज तो हमने क्लियर कर दी कि तुम्हारी शादी जैसी भी हो, महिला 498 आईपीसी का तो केस कर सकती थी, ठीक है। रही बात जो हमारे पास सबूत आए हैं, जो लोगों के गवाह वगैरह आए हैं, जो टेस्टिमनीज वगैरह आई हैं, उसके बेसिस पे भी ये क्लियर हो जाता है कि भाई तुमने लड़की के साथ फिजिकल और मेंटल हैरासमेंट किया है, जिसकी वजह से लड़की ने आत्महत्या यहां पे करी है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे केरला हाईकोर्ट ने देखिए क्या कहा है कि अगर लड़का लड़की भले एक प्रॉपर लीगल शादी में ना रह रहे हो, है ना, ऐसी मान लो झूठी मूठी सी शादी हो, फेक शादी हो, अग्रीमेंट करके वाली शादी हो जिसे कानून ना रिकॉग्नाइज करता हो, लेकिन अगर उस शादी में लीगल मैरिज जैसी थोड़ी सी भी चीजें हैं, जैसे आप हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं और समाज की नजरों में आपको हस्बैंड वाइफ ही माना जाता है, तो ऐसे में वो महिला सेक्शन 498 आईपीसी का केस फाइल कर सकती है। मतलब आप महिला को ये कह के नहीं रोक सकते कि भैया तुम तो एक लीगल पत्नी नहीं हो,
है ना, तुम्हें तो पत्नी कानून मानता ही नहीं है इस आदमी की, तुम्हें तो पत्नी के तौर पे कानून में रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है इस आदमी की, ये सारी बातें कह के आप महिला को रोक नहीं सकते। ठीक है, मतलब लीगल और वैलिड मैरिज होना ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है सेक्शन 498 आईपीसी का केस फाइल करने के लिए। तो गाइज आई होप ये केस आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बाकी जैसा कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि 22 तारीख से हमारा जुडिशरी कॉम्बो बैच जो है ये शुरू हो रहा है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की, देन आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी आपकी करवाई जाती है। प्लस ये बैच इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों एस्पिरेंट्स के लिए है। बैच की फीस है 29,999 और बैच को ज्वाइन करने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि इस बैच में आपकी मेंटोर, आपकी गाइड मैं बनूं, आप अगर मेरी मेंटोरशिप में रह के जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, देन प्लीज रिमेंबर कि बैच ज्वाइन करते वक्त आप इसी डिस्काउंट कोड ARJ को यूज कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।